नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करनाल के जाने माने डॉक्टर मनोज मित्तल से। आपको बता दें, डॉक्टर मनोज मित्तल का जो जीवन है बेहद ही सरल है। जितना जीवन सरल है उससे कहीं ज़्यादा आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं मनोज मित्तल। आज हम खास तौर पर यहाँ पहुँचे हैं डॉक्टर मनोज मित्तल जी के पास। अपने चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी प्रोग्राम के अंदर। और आज डॉक्टर मनोज मित्तल बेहद ही अद्भुत जानकारियाँ अपने जीवन के बारे में तो हमें देंगे ही, इसके अलावा डॉक्टरी पेशे के अंदर किस तरह से जीवन को निरोगी बनाकर जिया जा सकता है। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल का अपने चैनल्स पर स्वागत करता हूं। मैं चाहूँगा डॉक्टर मनोज मित्तल जी आप आए हमारे पास और आपसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विकास जी। अब तक टाइम्स के जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबको इतना वो देना चाहता हूँ, विश्वास में रखना चाहता हूँ कि अगर वो लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे तो उन्हें बीमारी होगी नहीं, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर्स की विजिट उनके पास कम से कम हो जाएंगी उनकी। तो उसके लिए ये छोटा सा सेशन जो विकास जी के साथ मेरा होगा, आप ये लगातार जुड़े रहें। एक एक पॉइंट मैं जो आपको बताऊंगा, वैसी लाइफस्टाइल अगर रखेंगे तो बीमारी होगी नहीं डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत सालों से देख रहा हूँ, वही कद काठी आपकी, वही वेट और वही पर्सनैलिटी। लेकिन एक चीज बड़ी चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, मुस्कान है, जो वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आखिरकार क्या राज है? विकास जी, ये मेरा जो कोट है, जी ये मेरी शादी का कोट है। जी 25 साल हो गए इस कोट को। जी तो मेरा पिछले 35 सालों से 46-47 केजी वेट रहता है, 46-47 किलो वेट रहता है। ये प्राकृतिक जीवन शैली की एक देन है। तो हमारी खानदानी प्राकृतिक जीवन शैली रही है, तो हमारे परिवार में लोग बीमार नहीं होते। मेरा भी परिवार है और जो मेरी वाइफ है उनकी तरफ का भी जो परिवार है, हम लोग बड़ा ही प्राकृतिक जीवन शैली का जीवन जीते हैं। पिछले 50 साल से मैं देख रहा हूँ, पापा मच्छरदानी में सोते हैं और 15-20 साल हो गए मेरे को। मैं 15 साल से मेरे पंखा भी नहीं चलाया, रात को गर्मियाँ होती हैं तो मैं आराम से सोता हूँ। तो इस प्राकृतिक जीवन शैली में जीने का लुत्फ़ ही कुछ और है। पीछे ये जो कार्तिक का महीना था, मैं डेली सुबह कुरुक्षेत्र जाता था। यहाँ से सुबह 4 बजे ताज़े सरोवर में ताज़े पानी में स्नान करता था। लोग अभी भी ताज़े पानी में नहाने से काँपते हैं, लेकिन मैंने अभी देखो कुछ दिन पहले की बात है, मैं डेली मैं गया वहाँ पे, सुबह 4 साढ़े 4 बजे गया, नहा के आया। और फिर मैं पैदल ही जाता हूँ जितना भी हो सके। 45 साल हो गए मेरे को, 45 ईयर्स हो गए। मम्मी के साथ मैं पैदल जाता था, सुबह-सुबह उठ के मंदिर जाता था। चींटी को आटा डालना है, कुत्ते को रोटी देनी है, गाय को रोटी खिला के आनी है, गुड़ खिला के आना है। तो वही अब मैं करता हूँ। ये सामने ही गौशाला है सेक्टर 14 के कृष्ण मंदिर में, तो मैं सौम्य के साथ जाता हूँ अपनी गुड़िया के साथ में। तो डेली मुझे जाना ही है, क्योंकि एलोपैथी जो मॉडर्न साइंस है, उसमें आता है कि अगर उल्टी होगी, उल्टी की दवाई दो, उल्टी को ठीक करे। अगर पथरी की शिकायत हो गई, पथरी को निकाल दो और ऑपरेशन करके पथरी को निकाल दो, काट दो, तो पथरी ठीक होगी। लेकिन वो दोबारा भी तो होगी ऐसे। अगर उल्टी हो रही है बच्चे को, शायद बच्चा स्कूल में डर रहा हो टीचर से और उसके डर के मारे उल्टी हो रही हो, तो उसमें उसका कारण भी तो ठीक करना पड़ेगा। पथरी एक बार निकाल दी हमने, तो वो पथरी हुई क्यों थी, दोबारा भी तो हो सकती है। अक्सर जो दिक्कतें होती हैं, तो वो कुछ ना कुछ जीवन शैली में गलतियों की वजह से, कुछ ना कुछ परेशानियों की वजह से होती हैं। कोई ना कोई किसी चीज़ की प्रतिक्रिया होती है हमारी बीमारी, तो उसका जो कारण है, मूल कारण, उसको भी ठीक करना चाहिए। अक्सर अगर हम जीवन शैली को मुट्ठी में रखेंगे, फिर बीमारी नहीं होती। जितने भी महापुरुष थे, गुरु नानक देव थे, वो पैदल कई हज़ार किलोमीटर चले पूरे भारतवर्ष में। आज लोग जाते हैं, यहाँ से लेके कुरुक्षेत्र तक जाएँगे कि जी देखो, वहाँ से लेके करनाल से कुरुक्षेत्र आ गए, मौसम बदल गया और हम बीमार हो गए। तो कोई दिल्ली से आया था, जी दिल्ली से यहाँ तक आए थे, बीमार हो गए। वो तो पैदल चल के पूरे देश को उन्होंने घूम लिया। तो अगर हम प्रकृति के साथ रहेंगे, हम आर्टिफ़िशियल गैजेट्स का मिनिमम यूज़ करेंगे, फिर हमें बीमारियाँ नहीं होती। हम जब आर्टिफ़िशियल गैजेट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक तो तब बीमारियाँ होती है। एक जब हम जो हमारी जैविक घड़ी है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसकी जब धज्जियाँ उड़ा देते हैं हम, तब बीमार होते हैं। तो रात को समय सोने का ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। रात को समय जल्दी से सोएं, सुबह जल्दी उठें, उससे बीमार नहीं होंगे। लोग कहते हैं कि जल्दी सोएं कैसे? हमें तो 10-11 बजे नींद आती है, तो 11 बजे नींद डॉक्टर आती साहब, है। रात को जो मोबाइल चलता है, टीवी चलते हैं, वो लोगों को सोने नहीं देते। इनके भी भगवान ने दिन बनाया इतना बड़ा। डॉक्टर साहब, एक बात है, बड़ा सवाल है कि आप करनाल से कुरुक्षेत्र साइकिल से जाते थे। मैं ये बात लॉजिकली जो बात है, अभी साइकिल से जाना, साइकिल से वापस आना, कितना मेंटेन आप अपने जीवन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। साइकिल से मैं पानीपत गया दीदी के पास, तो दीदी मेरी रहती है पानीपत में, तो रक्षाबंधन के पे भी गया मैं, 2 साल हो गए। और ये जो भैया दूज होती है उस पे भी मैं साइकिल से गया, 35 किलोमीटर गया, 35 किलोमीटर आया। बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ना देखिए, हम डॉक्टर के पास जाएँ, हम कार्डियोलॉजी के सेंटर में गए,
तो वहाँ पे जाके हमने ट्रेडमिल टेस्टिंग कराई कि हाँ मेरी वो कितनी है, मेरी हार्ट बीट कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, मेरे हार्ट की एफिशिएंसी कितनी है, ब्लॉकेज तो नहीं होगी। हम साइकिल चला के देख लेंगे, उससे अपने आप पता लग जाएगा ब्लॉकेज कितनी है, ब्लॉकेज कितनी नहीं है। तो मैं तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ। इतना ही मेरी यही स्पीड 6 मिनट पर किलोमीटर की स्पीड पहले थी, 30 साल पहले, 35 साल पहले थी, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, स्पोर्ट्स में था मैं। और वही मेरी स्पीड 35 साल से वही स्पीड है। 6 मिनट लगते हैं मेरे को 1 किलोमीटर में, और 60 मिनट लगते हैं 10 किलोमीटर में। तो ये चीज़ तो लाइफ लॉन्ग रहनी चाहिए। ये तभी होगी जब हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे और प्रकृति हमें आशीर्वाद देने को तैयार है। लोग कहते हैं अमृत वेला कोई दोपहर को थोड़ी कहते हैं, अमृत वेला शाम को थोड़ी कहते हैं। अमृत वेला तो सुबह 4:30-5 का टाइम होता है। अगर उस समय हम लुत्फ उठा लेंगे, प्रकृति की गोद में चले जाएंगे, क्षण में एक्टिव हो जाएंगे, हमारी थायराइड, पेनक्रियास, पिट्यूटरी, एड्रिनल जो ग्रंथियां हैं जागृत हो जाएंगी, फिर वो अच्छे हार्मोन्स बनाएंगी, गुड हार्मोन्स बनते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, उससे वो पूरा दिन हमें मेंटेन रखते हैं। तो बस उसके लिए ये है कि रात को जल्दी सोएं जल्दी सो के रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे। दोस्तों काफ़ी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली, बॉम्बे की बात करूँ, वहाँ के लोग जागते ही रात को है, दिन में सोते हैं। डॉक्टर साहब, ये जब आप 25 साल वाला ये कोट पहनते हैं तो मैडम तो बड़ी खुश होती होंगी। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये भी मेरे 20-25 साल काम में आएगा ये कोट अभी नहीं, मैडम तो कहती होगी लो जी दूल्हे मियां आ गए हैं। बेटे की शादी होने वाली है। अच्छा। बेटे ने एमबीबीएस कर लिया है जी। तो अब जो है क्या कहते हैं, उसको भी आगे वो उसका भी यही ऐसे एटीट्यूड है। हमारी पूरी फैमिली हेल्दी है। गुड़िया जो है मेरी वो आईएएस की तैयारी कर रही है, सौम्या। तो वो देखिए अभी 14 साल की है, उसे भगवत गीता पूरी कंठस्थ है। देखिए कोई 1 लाख रुपए दे के भी भगवत गीता कंठस्थ नहीं करा सकता, लेकिन अगर दिल की भावनाएं अच्छी हैं, प्राकृतिक जीवन शैली है, खान पान रहन सहन सात्विक है, तब ये चीज़ें सहजता से मिल जाती है। प्रकृति हमें आशीर्वाद दे देती है। तो उस आशीर्वाद को लेने के लिए हम तैयार रहते हैं और प्रकृति माँ हमें देने के लिए तैयार रहती है। बस ये है कि भोजन हमारा सात्विक हो। जितना बीमारियां होती है, मैं तो चाहता हूँ कि सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा चीनी, नमक, मैदा, मीठा इनका बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें। इनसे थोड़ा सा बचाव रखें, क्योंकि जो भगवान ने हमारे अंग बनाए हैं, ये चीनी है दोस्तों, चीनी के बदले में देसी खांड का थोड़ा बहुत उपयोग करें। जी। और जो नमक है, नमक के बदले में, जैसे नमक है, इसके बदले में सिंधा नमक का थोड़ा बहुत उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैदे के उपयोग से बचें, मैदे के उपयोग से बचें। एक एक अंग जो भगवान ने हमें दिया है, उसी करोड़ों रुपए में भी नहीं हमें नया अंग मिल सकता। हम कोई कार का मॉडल बदल सकते हैं, हम अपने बिल्डिंग को, फ्लैट को बदल सकते हैं, लेकिन भगवान ने जो शरीर दिया है, देखिए गाड़ी अगर पेट्रोल की है तो लोग डीजल डलवाने में बड़ा चौंक जाते हैं कि अरे डीजल कैसे डलेगा, मेरी तो पेट्रोल की गाड़ी है। लेकिन भगवान ने हमें दाल रोटी सब्जी के लिए दिया है, तो शराब पिएंगे तो कैसे काम चलेगा? शराब तो हमारी बॉडी को वो नहीं हो पाएगी, उससे तो बीमारी होगी। तो इन अंगों को की कीमत को पहचानते हुए मैंने तो जब एमबीबीएस किया तो एक एक अंग को काट काट के देखा। हार्ट है तो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, एक एक चैम्बर, एक एक सा वाल्व कैसे काम करता है। ये बड़ा ही भगवान ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है 100 वर्ष तक। मैं कहता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बीमारियाँ ऑप्शनल होती हैं। हम चाहेंगे तो बीमार होंगे, चाहेंगे तो नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि फ्रिज की चीज़ें ना लें, बाजार की बनी चीज़ें, रेडीमेड चीज़ें ना लें, जितने घर में अच्छा खाना बनाएं। आजकल सर्दियाँ आ गई है विकास जी, तो हम तो घर में चूरमा बना लेते हैं, उसके बाजरे के लड्डू बना लेते हैं, मेथी के लड्डू बना लेते हैं। ऐसी नेचुरल चीज़ों से अगर हम जीवन जिएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाजरे की रोटी भी बना ली, या बथुए का साग बना लिया, धनिया की चटनी बना ली, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें निरोगी रखेंगी। जितना प्राकृतिक जीवन शैली होगी, घर पे भी गाजर का मुरब्बा बनाते हैं, घर पे गाजर का हलवा बनाते हैं, बेसन के लड्डू बनाते हैं, लेकिन बाजार की चीज़ें, प्रिजर्व्ड फूड ना लें, बासी चीज़ ना लें, और जितना हो सके तामसी भोजन से, ड्रिंक्स वगैरह से, शराब से, इनसे बच के रहें। यही बीमारी का कारण है, इन्हीं से बीमारियाँ होती हैं। बिल्कुल दोस्तों, बड़ी सरल जिंदगी जीना बड़ा कठिन है, कहना आसान है आज के ज़माने के अंदर। डॉक्टर साहब, आप इतना ज्ञान रखते हैं, प्रकृति के साथ प्यार रखते हैं, फिर आपने एलोपैथी के अंदर एमबीबीएस कर लिया, और दोनों में कैसे आप संतुलन कैसे बिठाते हैं? हाँ जी, देखिए एलोपैथी जो है मॉडर्न साइंस का इतिहास जो है 200 वर्ष का इतिहास है। उससे पहले तो कई हज़ार वर्ष से जो आयुर्वेद का इतिहास चल रहा है। भारत की जो जितनी भी चिकित्साएं होती थी आयुर्वेद परंपरा से होती थी। तो जो पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक जो शहरीकरण पिछले 70 सालों में देश का बहुत ज़्यादा शहरीकरण हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, तो उसमें लोगों के हरी भरी करी की लाइफस्टाइल हो गई है। तो लोग चाहते हैं कि इमीडिएट रिलीफ हो। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए मैं एलोपैथी की बहुत बड़ाई करता हूँ। और एलोपैथी में एकदम अगर बुखार है तो पैरासिटामोल से ठीक हो जाएगा, वो तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ में हमें उसकी जड़ भी ठीक करनी होगी। तो मेरी एक मैंने फिलॉसफी बनाई, मेरी एक मुहिम है, पूरे देश में मेरी मुहिम है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री के लिए मेरी मुहिम मैंने
मैंने छेड़ी है कि एक ऐसा सिलेबस हो जिसमें कि 25% एलोपैथी हो, 25% उसमें आयुर्वेद हो, 25% होम्योपैथी और 25% उसमें योगा एंड लाइफस्टाइल का रोल हो। इतना ही रोल होना चाहिए, क्योंकि जो बजट का एलोकेशन हुआ है पिछले 70 सालों में देश में, तो 90% बजट एलोपैथी को दिया गया है। ये चीज़ बड़ी दुख की बात है, क्योंकि भारत में तो आयुर्वेद का इतना लंबा इतिहास रहा है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? और जॉब के जो प्लेसमेंट होते हैं, चाहे एम्स हो, चाहे पीजीआई हो, या गंगाराम अपोलो मेदांता हॉस्पिटल हो, सब में एलोपैथिक डॉक्टर ही होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं। मैं चाहता हूं कि एमबीबीएस का सिलेबस को भी बदल देना चाहिए, उसमें 25% एलोपैथी हो, 25% आयुर्वेद, 25% नेचुरोपैथी, 25% योगा एंड लाइफस्टाइल। उससे फिर वो एक परफेक्ट डॉक्टर बनेगा आने वाले समय भविष्य में, जिसको हर तरह का ज्ञान भी होगा, जो कि इमीडिएट रिलीफ भी दिलाएगा और लॉन्ग टर्म में भी आसानी से बीमारी नहीं होने देगा। डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं यदि ये सब चीजें मिला दी जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे जो डॉक्टर हैं, नहीं, कंफ्यूज हो देखिए, जाएंगे? अगर डॉक्टर के लड़के का गुर्दा खराब होता है, कोई डॉक्टर का बच्चा है, 10 साल का बच्चा, उसका गुर्दा खराब हो गया, तो डॉक्टर चाहेगा कि मेरे बच्चे का किसी भी तरह से गुर्दा ठीक होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई जड़ी बूटी का सहारा लेना पड़े, चाहे उसका ऑपरेशन करना पड़े, चाहे कोई दवाई करनी पड़े, चाहे अगर योग करने से बच्चा ठीक होता है तो योग कराऊं मैं उसको, उसी मालिश करने से, पंचकर्मा ट्रीटमेंट से बच्चा ठीक होता है तो वो कराऊं। तो ऐसा उसकी भावना होगी। तो यही भावना हमारी मरीज के लिए भी होनी चाहिए, सरकार की भी, डॉक्टर की भी, चिकित्सक की भी, कि अगर कोई पेशेंट आया हमारे पास तो उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हमारे ऊपर कि किसी भी तरह से मुझे ठीक कर दो। उसे ना तो नेचुरोपैथी की भाषा का पता है, ना आयुर्वेद की भाषा पता, ना एलोपैथी की भाषा पता। ये तो सरकार को डिसाइड करना है कि अगर एक डॉक्टर को ही ज्ञान हो कि अगर इसका लीवर खराब हो रहा है तो इसका लीवर इस जड़ी बूटी से, अपन पुनर्नवा से इसको लीवर को में चेतना जागृत हो सकती है, लीवर ठीक हो सकता है। और उधर से अगर एक हिस्सा खराब है, थोड़ा सा काटने से भी बाकी हिस्सा खराब नहीं होगा, ये भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके उसे मरीज को ठीक करना हमारा ध्येय होना चाहिए, किसी भी तरह से मरीज ठीक हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात बड़ी लॉजिकली बात है। दोस्तों आप समझ लो, सिर में दर्द है तो सिर के दर्द की गोली खा ली, पेट में दर्द हुआ, चेक कराया तो पत्थरी निकली, तो पत्थरी ऑपरेट करा के पत्थरी बाहर निकाल ली। डॉक्टर साहब ने बड़ी गजब की बात बताई है। आखिरकार ये हुआ क्यों, इसके पीछे क्यों नहीं जाते? ये सिर में दर्द हो क्यों रहा है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, पथरियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, और बीमारियां क्यों हो रही हैं, ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, इसके पीछे आज जाना जरूरी है, जो जाया नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक बात है ये। और इसके पीछे जाने के लिए कौन सी पैथी को इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, मैं जब हमने हॉस्पिटल खोला था तो हमारे यहाँ ये आए स्वामी कल्याण देव जी। ये स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड थे, स्वामी विवेकानंद के साथ रहते थे, कलीग थे उनके। तो ये मैंने इनसे कहा कि स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे, तो वो कह रहे कि ये स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर भगवान को की पूजा करनी है तो गरीब की सेवा करो, गरीब की पूजा करो। तो अगर पैथियाँ महंगी होती जाएंगी समय के साथ साथ, तो आम जो मरीज है, आम तबका अपना इलाज करवा नहीं पाएगा। लेकिन अगर नेचर का सहारा लेंगे, नेचर की जो थेरेपी होती हैं वो बड़ी सस्ती होती हैं, बड़ी आसान होती हैं और जड़ पे ही सीधा वार करती हैं। तो उससे जैसे अगर हम दवाइयाँ खाते रहेंगे, दवाई खाते खाते कई बार ऐसे होता है कि बीमारी कुछ होती है और धीरे धीरे करके गुर्दे भी हमारे खराब हो गए। तो उससे बचने के लिए अगर हम प्राकृतिक जीवन शैली का अपनाएंगे, उससे बड़ा आसान रहता है। जब लोग आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब फैटी लिवर ठीक नहीं हो रहा, मोटापा ठीक नहीं हो रहा, कब्ज की शिकायत ठीक नहीं हो रही, मैं कहता हूँ कि जब सुबह उठते हो आप तो योगा करने जाओ, योग करो, रनिंग करो, मेरे साथ आ जाओ, मैं रनिंग करता हूँ, मेरे साथ रनिंग करो आप, और ये पत्ते चबा लो, मीठा नीम का पत्ता है, कड़वे नीम का पत्ता है, सदाबहार का पत्ता है, इससे फैटी लिवर ठीक हो जाता है, इससे मोटापा ठीक हो जाता है। और आज तक दुनिया में किसी की भी डायबिटीज इंसुलिन लगवाने से ठीक नहीं हुई। कितना महंगा इलाज होता है इंसुलिन का, जीवन भर चलता है लेकिन ठीक नहीं होती। लेकिन ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है, पिछले 8 महीनों में 50 लोगों की डायबिटीज ठीक हो गई जब वो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में जाके रहे, उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज करी, योग किया, खान पान बदला, तो उनकी वो ठीक होगी, बिना दवाई के भी ठीक हो गई उनकी डायबिटीज। और दवाई लेते लेते ठीक नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब कुछ फर्क है, कुछ ना कुछ भेद है कि अगर हम सारी पैथी का फायदा उठाएंगे, सारी पैथी को साथ में लेके चलेंगे तो इलाज सस्ता भी होगा, जायज इलाज होगा और जड़ से इलाज होगा, जिससे कि आगे से बीमारी दोबारा ना भी हो। डॉक्टर साहब, शरीर के अंदर 3 चीजें बढ़ जाएं, जैसे काफ है, पित्त है, और एक और क्या बोलते हैं उसको, वात। हाँ। काफ, पित्त हाँ, और हाँ, वात, हाँ। ये जब बढ़ जाते हैं हाँ। तभी बीमारियां बढ़ती हैं, और इसको मैनेज रखना हाँ। बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये जो वात पित्त कफ को जो मेंटेन करना है, ये प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा का परम कर्तव्य है, काम है, और वो नहीं बीमारी होने देता। तो इसलिए वात पित्त कफ को बैलेंस रखने के लिए हम अगर जीवन शैली के ऊपर पूरा वर्किंग करें, एमबीबीएस में मेरे को कभी भी नहीं बताया गया, किसी एमबीबीएस की बुक में नहीं लिखा कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए।
आयुर्वेद में लिखा है कि पेशाब हमेशा बैठ के ही करना चाहिए, खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। अगर खड़े होकर पेशाब करेंगे, आज नहीं तो कल गोडों में दर्द होएगा, घुटनों में दर्द होएगा, पथरी की शिकायत होगी, पाचन की खराबी होगी। लेकिन ऐसा है ही नहीं, एमबीबीएस में लिखा नहीं, उसमें क्या लिखा, जैसे मर्जी करो, जब मर्जी पानी पियो। उसमें लिखा नहीं कि दिन में सोना नहीं चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है कि जो बीमार ना होना चाहे वो दिन में ना सोए, जो बीमार होना चाहे वो दिन में सोए। फ्रिज का पानी के लिए एलोपैथी मना ही नहीं करती, कहती है हाँ फ्रिज का पानी पियो, दांत खराब है तो दांत का इलाज कराओ, नए टूथ उसे रिप्लेस करा लो। लेकिन आयुर्वेद में लिखा है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से गर्म खाना खाएंगे या उससे ठंडा खाना खाएंगे, वो दोनों ही बीमारी का कारण है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो एक धीरे धीरे करके कुछ महीनों में, कुछ सालों में, कुछ दशकों में हमारी शरीर को बिल्कुल वो कर देती हैं, डैमेज का कंडम कर देती हैं। इन चीज़ों का अगर बचपन से ही, मेरे तो बच्चे जो हैं, 2 बच्चे हैं, बचपन से इनकी जीवन शैली बड़ी ही हेल्दी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसी हेल्दी जीवन शैली अपनाएंगे तो निरोगी रह सकते हैं, और ये बड़ा आसान है, पूरा परिवार निरोगी रह सकता है। मैं तो अपने जो यूट्यूब चैनल है मेरा, जगदम्बा बेबी केयर, उस पर हर संडे को लाइव होता हूँ। आज भी मैं लाइव होऊंगा शाम को 4 से 5 जगदम्बा बेबी केयर पे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूरी इंडिया से लोग जुड़ते हैं कि डॉक्टर साहब डायबिटीज़ है तो क्या करें, मोटापा है तो कैसे कम करें, ठीक नहीं हो रहा। तो बड़ा खुश होते हैं, फिर नेक्स्ट वीक मेरे को फीडबैक भी देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बिना दवाई के और खुद अपने जीवन शैली को सुधार के हम ठीक रहें, उस जैसी बराबरी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि बैठकर शौच करना चाहिए, हाँ, बाथरूम हाँ, जाना हाँ, चाहिए। हाँ। महिलाएं तकरीबन बैठकर बाथरूम जाती हैं, लेकिन उनमें बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। और पुरुष किस तरह से बैठ के बाथरूम जा सकते हैं? हाँ, पुरुष को भी बैठ के जानी चाहिए। देखिए जो जो वेस्टर्न कल्चर इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है पिछले 200 सालों में, कि खड़े होके खड़े होने वाले यूरिनल लगवा रखे हैं जगह-जगह, और वेस्टर्न सीट लगवा रखी हैं। मैंने जब अपने यूट्यूब चैनल पे वो किया, जगदम्बा बेबी के नाम के चैनल पे जब लाइव सेशन किया, कि वेस्टर्न जो सीट हैं, टॉयलेट सीट्स हैं, ये बड़ी नुकसानदायक है, ये कॉन्स्टिपेशन का कारण है, ये पाइल्स का कारण है, ये इनकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, सीजरियन सेक्शन करवाना पड़ता है, क्योंकि आगे मसल वीक हो जाती है जब आधा बैठ के स्टूल पास करते हैं। तो ऐसा ये नुकसानदायक चीज़ है। तो अगर धीरे धीरे कर जितने भी गुरुकुल होते हैं, तो गुरुकुलों में, आचार्य कुलम में, इनमें तो बैठ के ही शुशु करना होता है, बैठ के पोटी करना होता है। लेकिन जब वेस्टर्न उसमें जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो बाहर जितना भी देखने को मिलता है, तो हम तो घर पे हमने वेस्ट इंडियन सीट लगवा रखी है और उसका हम फायदा उठाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें किस तरह से तेजी से डॉक्टर मनोज मित्तल हमारे जीवन को सुधारने के बारे में अपने टिप्स दे रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है कि हमारे घरों में आज जो वेस्टर्न कल्चर घुस गया, जिसके बाद बीमारियां घुस गई, और जिसके बाद जो फार्मा इंडस्ट्री है वो खूब लूट रही है लोगों को। डॉक्टर साहब, अवेयरनेस की कमी की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से ऐसा होता है। अगर हम प्रकृति के साथ रहें, आप ये सोचें कि जीवन में कितने दिन मैंने डेली उठ के चंद्रमा को देखा, तारों को देखा, कितने दिन मैंने उठ के पेड़ पौधे के हाथ लगाया, माटी से स्पर्श किया। माटी से रोज अगर स्पर्श भी करेंगे, हम पत्ते को, फूल को स्पर्श करेंगे, उससे हमारी चेतना जागृत हो जाती है। तो ये तभी हो पाएगा जब हम समय से सोएंगे, समय से उठेंगे। देखिए कोई ऐसे नहीं किसी को लूटता, जब हम गलती करते हैं तब लूटने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो अगर हम गलती नहीं करेंगे तो बीमारी होगी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि रात को जल्दी जरूर सोएं। जीवन के 5 इंपॉर्टेंट नियम याद रखने हैं आपको, अगर कभी बीमार नहीं होना। एक तो शाम को खाना सूरज छिपने के समय तक खाना खा लें, फिर 2-3-4 किलोमीटर की वॉक करके आएँ, फिर समय रहते सो जाएँ, और फिर सुबह उठ के जल्दी उठ के 3-4 काम करने हैं आपको। एक तो सुबह मालिश करें। मालिश अगर करेंगे तो उससे पूरी बॉडी की जो हार्मोनल लेवल एक अच्छा रहता है, और हमारी नर्वस सिस्टम अच्छा काम करता है। हमारी नसें सारी, दिमाग की भी और पूरी बॉडी की नसें अच्छा काम करती हैं, जो कि हमें असहाय नहीं बनाने देती और हमें चुस्त दुरुस्त रखती हैं पूरे दिन। मालिश करें, सुबह योग करें। योग एक अद्भुत वैक्सीन है, जो ये पिछले 20 सालों में योग का इतना प्रचलन बढ़ा है, तो उससे लोग हल्दी लगी ना फिटकरी, अपना रंग चोखा सा होए, अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। तो मैं तो योगी हूँ, मैं पिछले 15 साल से योग करता हूँ, और मैंने इसका लाभ उठाया, मेरे पूरे परिवार ने इसका लाभ उठाया है। हम लोग बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। इस बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग जो है डिसीज प्रूफ बिल्डिंग है, बीमारियां होती नहीं यहाँ पे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर योग करेंगे उससे अच्छा रहेंगे। एक 3-3, 4-4 किलोमीटर की वॉक करके आए, सुबह शाम जरूर करें। एक दिन में जो खाना खाएं, खाना सोच समझ के खाएं। शादी के बाद कोशिश करें कि खाना दिन में 2 ही बार खाना खाएं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शादी के बाद एक एक दिन के बाद बुढ़ापा आने को तैयार रहता है। अगर लोग सोचेंगे कि मैं अभी तो जवान हूं और कोई नहीं, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, जब मर्जी खाना खा लिया, लेकिन धीरे धीरे करके तभी फैटी लिवर पैदा होता है, तभी पीसीओडी होती है, तभी मोटापा और कब्ज की शिकायत होती है। तो खाना तो शादी के बाद 2 ही बार खाएं। उसके अलावा फल खा लें,
ड्राई फ्रूट्स ले लें भिगो के, और सब्जियों के जूस ले सकते हैं, पेठे का जूस ले लिया, लौकी का जूस ले लिया, खीरा करेला टमाटर का, वो वॉशिंग करेंगे, बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। और अन्न केवल दिन में 2 ही बार खाना खाएं पेट भर के, उससे भोजन का पाचन अच्छा होगा। और उसमें भी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आया है इस सदी में, ये इस सदी का सबसे बड़ा एक उपलब्धि है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आया। हम लोग कभी 10 बजे से पहले खाना नहीं खाते और शाम को सूरज छिपने के बाद खाना नहीं खाते, इसीलिए हम लोग हेल्दी रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हेल्दी रहेंगे। खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं हम लोग, इतनी कस के भूख लगती है। जब 16 घंटे हो गए होते हैं हमें खाना खाए हुए, तो 16 घंटे के बाद खाना खाएंगे तो खाने की चप्पा चप्पा हमारे काम में आएगा। उसमें से कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे, हमें प्रोटीन्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी, विटामिन भी, फाइबर्स भी। एक ही चीज़ काम है, अगर हमारा खाया पिया खाना 100% पच गया, फिर हमें बीमारी क्यों होगी? अधपचा खाना ही बीमारी का कारण है। बिल्कुल दोस्तों, हम सोने से आधा घंटा पहले खाना खाते हैं और आधे घंटे बाद सो जाते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद टीवी लगा लेते हैं, मोबाइल लगा लेते हैं और उसमें काम चलता रहता है। नींद पता नहीं कब आ जाती है, कब सो जाते हैं। जीवन शैली जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। इस जीवन शैली को बदलने के लिए हमने खास तौर पर डॉक्टर मनोज मित्तल से बात करने का मन बनाया था। डॉक्टर साहब, आपसे एक जानकारी चाहते हैं कि आपने पिछले दिनों अचानक या कैसे क्या था समझ नहीं आया कि गौ अष्टमी के दिन आपने गोबर का सेवन किया और लोगों को एक मैसेज देना चाहा था, वो क्या मैटर था? देखिए, जो गाय मूत्र का सेवन बहुत समय से होता रहा है, और गाय के गोबर का जो अर्क है, गाय के गोबर का अर्क निकाल के और फिर उसमें अगर उसको लेते हैं, तो जो डिफ़िकल्ट डिलीवरी है, जो मुश्किल से डिलीवरी होती हैं, जो आसानी से नहीं हो पाती, तो उनके लिए आयुर्वेद में ऐसा विधान बताया गया है। और वैसे मेरी मम्मी एकादशी के व्रत वाले दिन भी गाय के गोबर का अर्क का सेवन करती थी। तो ये समाज के लिए, तो इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि समाज इसका कैसे उपयोग कर सकता है। फार्मा इंडस्ट्री में रिसर्च होनी चाहिए कि उसके कैप्सूल बना के दें या उसकी सिरप के फॉर्म में दें। विज्ञान ने तो ऐसा रिसर्च किया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो आदमी का मल है, ह्यूमन फीकल मैटर है, उसके भी पूप पिल्स बनाई हैं, पूप पिल्स बना के, और वो पूप पिल्स डिफरेंट इन्फेक्शन को, बड़े भयंकर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल नाम के इन्फेक्शन को भी ठीक कर सकते हैं पूप पिल्स। तो इसके ऊपर भी रिसर्च होनी चाहिए। भारत के स्वास्थ्य मंत्री से, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री से मेरी गुहार है कि वो इसके ऊपर रिसर्च करें और इससे कैसे मानव जाति को लाभ मिल सकता है। क्योंकि गाय के गोबर को मल ना समझा जाए, उससे तो पूरे भारत के लोग अपने चूल्हे को लीपते थे, अपने किचन को, जो सबसे पवित्र स्थान होता है, उसको लिपा करते थे। हम लोग भी यूज़ करते हैं। तो उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि ऐसा इसमें क्या है जो कि, क्योंकि इतना तो देख लिया साइंस ने कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन B12 होती है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होती हैं, जो कि रेडिएशन से बचाती हैं। गाय के गोबर से चिप बनाई जाती हैं, और वो चिप मोबाइल पे अगर लगा लेंगे तो मोबाइल का रेडिएशन हमें नुकसान नहीं करता। एसी के ऊपर लगा लें, फ्रिज के ऊपर लगा लें, अपनी जेब में रख लें वो चिप, मेरे पास चिप भी रखी है वो। तो ऐसे अगर आधी रिसर्च हुई है, तो अभी पूरी रिसर्च की आवश्यकता है, रिसर्च होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, काफी लोगों ने इस बात को बड़े मजाक में लिया, लेकिन उनको असलियत नहीं मालूम कि इसका लाभ क्या है। हाँ, इसमें कैसे? मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि कुछ और लोग भी जुड़े इस चीज़ में, मुहिम में आगे आएँ और ये चीज़ सबके सामने रख सकें, और कुछ डॉक्टर्स, कुछ साइंटिस्ट, कुछ समाज सेवी लोग इसके ऊपर रिसर्च करें, इसमें सहभागिता दिखाएं और इसको आगे बढ़ चढ़ के, क्योंकि मेरे को लगता है कि भारत अगर विश्व गुरु बनेगा तो अपनी भारतीय संस्कृति को आगे लेके विश्व गुरु बनेगा। वेस्टर्न कल्चर के ऊपर हम डिपेंडेंट होकर विश्व गुरु नहीं बन सकते। भारत में विश्व गुरु बनने की शक्ति है, पहले भी विश्व गुरु रहा है भारत। नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के अनेक देशों से लोग पढ़ने आते थे, कितनी बड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी थी। तो इसी तरह से आज भी ऐसा हो सकता है अगर रिसर्च करें हम। मैं तो कहता हूं कि अगर सुबह शाम 3-3 बार शंख बजाएं, अगर 3-3 बार सुबह शाम शंख बजाएं, तो हार्ट की ब्लॉकेज होगी ही नहीं। ऐसा प्रूव किया साइंस ने, दमा भी नहीं होगा। जबलपुर यूनिवर्सिटी के जो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर एंड हेड कार्डियोलॉजी के, उन्होंने 11,000 लोगों के ऊपर रिसर्च करी कि जिनको सांस की दिक्कत थी, जिनको हार्ट की ब्लॉकेज थी, तो उनकी ब्लॉकेज खुली भी, और जिनको नहीं थी उनको हुई नहीं। देखिए, ऐसे देखिए। क्या बात है दोस्तों, आपको बता दे, शंख बजाना ये भी एक योग है, क्योंकि आपको निरोग रहना है तो सुबह शाम 3 बार कम से कम शंख को बजा लेंगे तो काफी बीमारियां ठीक हो जाती है। बड़ी सारी बीमारियां ठीक हो, बीमारी होंगी भी नहीं, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज इतनी अच्छी हो जाएगी। 3-3 बार केवल शंख बजाना सुबह शाम, कितनी अच्छी बात है। और सब
डॉक्टर साहब आपको ये चाय की चुस्की का प्रोग्राम कैसा ये लगा अच्छा है? लगा, प्रोग्राम अच्छा लगा। व्यूअर्स को मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स इसका लाभ उठाएँ, क्योंकि अगर हमारे देश की संस्कृति को हम बचा के रखते हैं, उसका वजूद बचाते हैं, उसकी अस्मिता बचाते हैं और उसको आगे विश्व में फैलाते हैं, तो ये भी एक तरह की देशभक्ति है। जैसे कि सेना में लड़ाई करना एक देशभक्ति है, देश की रक्षा करना, ऐसी भारतीय संस्कृति की रक्षा करना भी देशभक्ति है। तो इस देशभक्ति के इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसका आगे भी प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं कि भारतीय संस्कृति की क्या कीमत है, क्या उसकी का महत्व है। डॉक्टर साहब लास्ट में अंत में जाते जाते गीता जयंती कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरी बेटी को पूरी भगवद गीता कंठस्थ है, सौम्या को। ये मेरी बेटी गुड़िया है सौम्या। देखिए, इसे गीता गर्ल कहते हैं लोग हरियाणा में। अब ये 14 वर्ष की हो गई है। तो गीता में तो पूरे विश्व को रास्ता दिखाने का संदेश है। अनेक महामारियों से विश्व बच सकता है। अनेक जो युद्ध हुए हैं, जो विश्व युद्ध हुए हैं, उनसे आने वाले विश्व युद्ध से भी बच सकता है अगर गीता का हम संदेश माने। जो हमारे देश के माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो जिस देश में भी जाते हैं वो गीता को ही उनको सुपुर्द करते हैं। वो उनके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है जो दूसरे देशों को दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारे देश के लोग तो गीता का एक श्लोक भी पढ़े। गीता में लिखा है, भगवद गीता जी में लिखा है कि एक श्लोक या आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी डेली पढ़ेंगे और उस पर थोड़ा अमल करें तो उससे बड़ा हमारे जीवन की उन्नति हो सकती है। हमारे परिवार ने तो इसका लाभ उठाया है, मैं चाहता हूं कि पूरा देश इसका लाभ उठाए, पूरा विश्व इसका लाभ उठाए। डॉक्टर साहब आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत विकास जी, थैंक यू। दोस्तों आपको बता दें जाने से पहले एक मैसेज फिर आपको दे देते हैं। दोस्तों किसी भी चौक पर रेड लाइट पर यदि आपकी गाड़ी रुकती है तो कुछ निर्धन लोग, गरीब लोग आपसे भीख मांगने के लिए आते हैं। उनको भीख देना ना देना वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको बता दें जो लोग कुछ ना कुछ जैसे पेन या कोई गिफ्ट बेचने के लिए आते हैं तो हम चाहेंगे दोस्तों आप उनसे ज़रूर अपनी गुंजाइश के हिसाब से वो उनसे परचेज करें ताकि उनकी जो रोजी रोटी है वो चल सके। वो भीख नहीं मांग रहे, वो काम कर रहे हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं विकास सुखीजा, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में। मेरे साथ में है मेरे साथी श्री बत्रा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।